दोस्तों नमस्कार। प्रॉपर्टी बेचने पर आयकर देना होता है। जब भी आपके मालिकी की प्रॉपर्टी आप बेचते हैं तो प्रॉपर्टी बेचने वाले वर्ष में इनकम टैक्स लगता है, जिसको इनकम टैक्स के जो 5 हेड है उसमें से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी लाभ आय, इस शीर्षक के अंतर्गत प्रॉपर्टी बेचने पर प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति को आयकर देना होता है। यह आयकर की जो दर होती है वो 20% निश्चित की गई है आयकर डिपार्टमेंट द्वारा। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि प्रॉपर्टी बेचने पर जो इनकम टैक्स देना है, अगर इनकम टैक्स देने से बचना है तो इसमें नियम यह है कि आपको नई प्रॉपर्टी खरीदने पर आपने जो प्रॉपर्टी बेचकर राशि प्राप्त की है उसका इन्वेस्टमेंट करना होगा, वो राशि निवेश करना होगी नई प्रॉपर्टी में। अब इसमें मुख्य बात रहती है कि जो टाइटल है प्रॉपर्टी का, जिसके नाम से प्रॉपर्टी बिकी है, अगर उस व्यक्ति के द्वारा नई प्रॉपर्टी खरीदने पर या लेने पर आयकर विभाग द्वारा जो समय अवधि निश्चित की गई है उसके अंतर्गत अगर नई प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है तो आयकर देने से छूट प्राप्त हो जाती है। उस स्थिति में जो प्रॉपर्टी बेचकर राशि प्राप्त की गई है और उस पर जो प्रॉफिट कमाया गया है, ये कमाई की गई है, तो उस पर आयकर देने से एग्जम्पशन मिल जाता है, छूट प्राप्त हो जाती है। इसमें जो निवेश करने की समय अवधि है इसका बड़ा महत्व है। जिस वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी बेची गई है उसके समाप्ति से अगले वर्ष का जो आयकर रिटर्न भरने की जो समय सीमा होती है 31 जुलाई, आयकर रिटर्न भरने की जो समय सीमा है वो अलग अलग निर्धारित की गई है। जिन लोगों को ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं होता है उनके लिए 31 जुलाई है प्रतिवर्ष। जिस केस में ऑडिट कराना होता है उस केस में इसकी तारीख होती है 31 अक्टूबर। तो डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी बेचने वाले का स्टेटस क्या है। अगर उसके केस में बिना ऑडिट के आयकर रिटर्न भरना है तो 31 जुलाई के पहले भरना होगा, और इस तारीख तक अगर वो नई प्रॉपर्टी में निवेश कर देता है व्यक्ति तो उस स्थिति में आयकर से छूट प्राप्त हो जाती है। लेकिन कभी कभी होता ऐसा है कि जब प्रॉपर्टी बेची गई और प्रॉपर्टी बेचने वाले के द्वारा वित्त वर्ष समाप्ति के बाद 31 जुलाई तक अगर उसको उसके हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई या नई प्रॉपर्टी में वो निवेश नहीं कर पाया किन्हीं कारणवश, तो या तो जो आयकर डिपार्टमेंट द्वारा, आयकर विभाग द्वारा जो 20% की दर निश्चित की गई है वो उसके अनुसार टैक्स भर दे, या फिर इसमें एक अन्य विकल्प उपलब्ध होता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक में कैपिटल गेन पूंजी खाता खोलकर उसमें प्रॉपर्टी बेचने से जो राशि प्राप्त हुई उसको जमा करना होता है। अगर 31 जुलाई के पहले प्रॉपर्टी में राशि निवेश नहीं की गई और बैंक में खाता खोलकर पूंजी लाभ खाते में अगर राशि जमा कर दी जाती है तो उसकी जानकारी आयकर रिटर्न में देते हुए उस स्थिति में भी आयकर से छूट प्राप्त हो जाती है। फिर जो समय सीमा निश्चित की गई है डिपार्टमेंट द्वारा, उस समय सीमा में अगर प्रॉपर्टी जिस तारीख को बेची गई उससे पूर्व के 1 वर्ष में प्रॉपर्टी नई खरीदी गई हो, या फिर प्रॉपर्टी बेचने की तारीख से अगले 2 वर्ष में नई प्रॉपर्टी खरीदने में राशि इन्वेस्ट की गई हो, या फिर प्रॉपर्टी बेचने की तारीख से नई प्रॉपर्टी का निर्माण 3 वर्ष में किया गया हो, तो इस अवधि में पूंजीगत जो बैंक में खाता खोला गया है, पूंजीगत लाभ खाता,
उससे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना होता है। मतलब ये पेमेंट उस पूंजीगत लाभ खाते से जिस व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उसको डायरेक्ट किया जाता है और उस स्थिति में इससे छूट प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आयकर विभाग में टैक्स से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट अगर हम कर देते हैं नई प्रॉपर्टी में तो छूट प्राप्त हो जाती है। इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट किस व्यक्ति के नाम से किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रॉपर्टी का जो टाइटल था, प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति के नाम से थी, अगर उस व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य के नाम से ये नई प्रॉपर्टी खरीदी जाए, उसके नाम से निवेश किया जाए, जिसमें पत्नी हो सकती है प्रॉपर्टी बेचने वाले की, या बच्चे हो सकते हैं, तो शर्त यह है कि अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है, उससे राशि प्राप्त हुई है, तो उस स्थिति में नई प्रॉपर्टी में निवेश करना है। कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि प्रॉपर्टी बेचने वाले के नाम पर वो प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहता स्वयं, तो उस स्थिति में उसके द्वारा प्रॉपर्टी या तो उसके पत्नी के नाम से वो लेना चाहता है या बच्चों के नाम से लेना चाहता है। तो इस स्थिति में अगर वो नई प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम से लेता है तो उसको इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होगी, क्योंकि ये कहीं नहीं दर्शाया गया है कि जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेची है प्रॉपर्टी उसी के नाम से लेना चाहिए। वो अपने परिवार के, जिसमें पत्नी बच्चे हैं, उनके नाम से भी प्रॉपर्टी ले सकता है। लेकिन जहाँ तक संभव हो तो ये प्रयास करना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी का टाइटल है, जिस व्यक्ति के नाम पे प्रॉपर्टी है, जिस नाम से प्रॉपर्टी बेची गई, अगर उसी के नाम से प्रॉपर्टी ली जाए तो भविष्य में आयकर संबंधित किसी प्रकार की नोटिस या फिर स्पष्टीकरण आदि देने से बचा जा सकता है। क्योंकि आजकल जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, बेची जाती है, तो केवाईसी ली जाती है, जिसमें प्रॉपर्टी खरीदने वाला और बेचने वाले का पैन कार्ड लिया जाता है, और जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचता है तो उसकी जानकारी रजिस्ट्रार द्वारा आयकर विभाग को दी जाती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदते हैं उनके द्वारा भी उनके पैन कार्ड की जानकारी केवाईसी के माध्यम से दी जाती है, उनकी भी जानकारी आयकर विभाग को प्राप्त होती है। तो कभी कभी आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त होता है कि जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी उसके नाम से नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी गई है। तो उस स्थिति में आयकर संबंधित नोटिस प्राप्त होना, असेसमेंट होना और स्पष्टीकरण आदि अनेक प्रक्रियाओं का सामना करते हुए अपनी बात रखनी होती है। एओ द्वारा, असिस्टेंट ऑफिसर द्वारा, जो हमारे कर निर्धारण अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा अगर संतुष्ट हो जाता है हमारी बात से तो ठीक, वरना हमें आगे अपील में जाना होता है। वहाँ पर भी जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके अपने विवेक पर, जो कि वो क्या निर्णय देते हैं, तो उस पर निर्भर करता है। फिर आगे जाके हमें न्यायालय, कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रखकर ये छूट प्राप्त करनी होती है। तो नई प्रॉपर्टी में निवेश करना ये तो बताया गया है, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने वाले के नाम से ही निवेश हो या जिसका टाइटल था उसी के नाम से नई प्रॉपर्टी खरीदा है, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। पर फिर भी अगर आप कोशिश ये करें कि जिस व्यक्ति के नाम का टाइटल था, जिस व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी बेची गई है, अगर उसी के नाम से आप नई प्रॉपर्टी खरीदें तो आपको भविष्य में इनकम टैक्स संबंधी लिटिगेशन
नोटिस आदि का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप नई प्रॉपर्टी खरीदकर जो आपने पुरानी प्रॉपर्टी बेची है उससे जो भी कमाई की है और उस पर जो भी टैक्स देना बन रहा था, उसके स्थान पर आपने नई प्रॉपर्टी में निवेश करके जो छूट ली है वो आपको आसानी से मिल जाती। तो इसके लिए एक ये मुख्य प्रश्न उठता है कि कभी कभी प्रॉपर्टी बेचने के वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम से ना खरीद कर अपनी पत्नी या बच्चों के नाम से खरीदे, तो वो खरीद सकते हैं। उस स्थिति में उनको प्रॉपर्टी खरीदते समय केवाईसी उनके परिवार के सदस्यों की पैन कार्ड आदि उपलब्ध कराने होते हैं, जिसकी जानकारी आयकर विभाग को जाती है। और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनके पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक हो। लिंक ना होने की स्थिति में अन्य आयकर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऑपरेटिव पैन कार्ड होना चाहिए, एक्टिव पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि इन ऑपरेटिव पैन कार्ड की स्थिति में अगर टीडीएस की पात्रता आती है तो उस स्थिति में हाई रेट से, उच्च दर से, जो कि 20% निर्धारित की गई, उससे टीडीएस कटता है। तो इस स्थिति में अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक करना चाहिए। साथ ही साथ में जो आयकर विभाग द्वारा निवेश करने की अवधि निश्चित की गई है, उस निर्धारित अवधि में नई प्रॉपर्टी में निवेश कर लेना चाहिए और अपना आयकर रिटर्न भरकर उस संबंधी जानकारी आयकर विभाग को देना चाहिए। अगर निश्चित अवधि में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है या कैपिटल गेन पूंजी लाभ खाता नेशनलाइज बैंक में नहीं खोला जाता है और रिटर्न भरने की जो निर्धारित अवधि है अगर वो समाप्त हो जाती है, तो दोस्तों उस स्थिति में 20% की दर से आयकर ब्याज सहित, भविष्य में पेनल्टी सहित देना पड़ती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए जब भी आप प्रॉपर्टी बेचें तो उसके प्रॉपर्टी बेचने से संबंधित आप भविष्य में क्या आयकर देना चाहते हैं जो आपने कमाई की है प्रॉपर्टी बेचने पर, या फिर नई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं और वो निवेश किसके नाम से करना चाहते हैं, इन स्थितियों पर विचार करके आपको जिस वित्तीय वर्ष में आपने प्रॉपर्टी बेची है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 31 जुलाई तक आपका आयकर रिटर्न अवश्य भर देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप समय पर ये कार्रवाई करते हैं तो आपको आयकर संबंधित नोटिस आदि, असेसमेंट आदि जो प्रक्रिया होती है उससे आप आसानी से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट संबंधी किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, सलाह चाहिए, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 8349700286, दूसरा मोबाइल नंबर है 9300771422, इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं तो आपको किन आयकर संबंधित नियमों का पालन करना है, कब कब कौन सी गतिविधि करना है, कौन कौन सा समय आयकर विभाग द्वारा किस कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, या अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना है, कितने की आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कब आप पे टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है, वो कब कब काटना है, किस रेट से काटना है। तो इस संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट, इनकम टैक्स, वेल्थ मैनेजमेंट आदि पर हमारे द्वारा नियमित वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। दोस्तों, आज हमने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी कि व्यक्ति द्वारा प्रॉपर्टी बेचने पर जब नई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो क्या वो उसके पत्नी बच्चों के नाम से नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इस पर आप अपने विचार रखें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
दोस्तों, अगर आप रियल इस्टेट प्रॉपर्टी संबंधित अन्य किसी टॉपिक पर नया वीडियो बनाकर जानकारी चाहते हैं तो उस संबंधित भी कमेंट करें। हम आपके द्वारा चाही गई जानकारी पर रियल इस्टेट संबंधी वीडियो बनाकर आपको जानकारी प्रेषित करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।